जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल द स्टूडेंट्स कॉर्नर पे। एमपीटेड वर्ग 3 के लिए हम लोगों ने इंग्लिश की क्लासेस स्टार्ट की थी। आज ये हमारी चौथी क्लास रहेगी। इसमें सबसे पहले हमने क्या किया था, 5 मार्च के फर्स्ट शिफ्ट का पेपर कंप्लीट किया था 2 वीडियोस में, एक में अनसीन पैसेजेस और दूसरे में ग्रामेटिकल या पेडागोजिकल क्वेश्चंस। फिर हमने 5 मार्च के सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर को उठाया और तीसरे वीडियो में हमने उसके अनसीन पैसेजेस को किया और चौथे वीडियो में हम ये पेडागोजिकल या ग्रामेटिकल क्वेश्चंस कर रहे हैं। इसके बाद जो 5वां वीडियो रहेगा वो आपका थोड़ा सा कंटेंट वाला रहेगा, प्रीवियस ईयर एग्जाम से हट करके, जिसमें हम कुछ क्वेश्चन जो बार बार आते हैं जैसे एडजेक्टिव के बारे में, एडवर्ब के बारे में और आपका कंजंक्शंस के बारे में, प्रीपोजिशंस के बारे में, तो इन चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे। फिर उसके बाद वापस हम अपने क्वेश्चंस का सिलसिला स्टार्ट करेंगे और 6 मार्च से स्टार्ट कर देंगे। तो शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन, स्टोरी टेलिंग एज अ स्ट्रेटेजी इन इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग इज एम्ड एट। मतलब इंग्लिश की टीचिंग में, लैंग्वेज भाषा की शिक्षण में जब हम स्टोरी टेलिंग करते हैं तो उसका हमारा टारगेट क्या रहता है। हम क्वेश्चंस को कैसे ढूंढते हैं, पॉजिटिव रहना चाहिए बच्चों के लिए, नेचुरल रहना चाहिए बच्चों के लिए जितना हो सकता है, ये हमारे पॉइंट्स रहते हैं। तो इंगेजिंग लर्नर विद लैंग्वेज, लैंग्वेज के साथ बच्चों को इंगेज कर देना। लर्निंग टू रीटेल द स्टोरी, स्टोरी को हूबहू दोबारा से दोहरा देना, ये कभी भी दोहराना हमारा टारगेट नहीं रहता। टेस्टिंग द मेमोरी, बच्चों की मेमोरी को टेस्ट करना भी हमारा टारगेट नहीं है स्टोरी टेलिंग से। लर्निंग द मोरल्स, ये ठीक है बट उतना बेस्ट नहीं है। सबसे नेचुरल जो है इसमें और सबसे पॉजिटिव है वो ये है कि स्टोरी टेलिंग के माध्यम से हम बच्चों को लैंग्वेज के साथ इंगेज कर देते हैं, व्यस्त कर देते हैं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हाउ कैन साइट वर्ड्स बी डेवलप्ड, साइट वर्ड्स जो होते हैं वो किस तरीके से डेवलप किए जा सकते हैं। बाय यूजिंग वर्ड्स इन मीनिंगफुल कॉन्टेक्स्ट, देखो शब्दों का अगर हम संदर्भ में, मीनिंगफुल संदर्भ में उपयोग करें तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, ये ना, ये सबसे बढ़िया तरीका है। ये सही है, लेकिन फिर भी हम एक बार सारे ऑप्शंस देख लेते हैं। बाई टीचर्स, टीचर्स नहीं होगा ये, बाई टीचर्स फ्रॉम द टेक्स्ट बुक्स, भाई किताब में से पढ़ा देना स्पेलिंग्स, ये कोई सही तरीका नहीं है। बाई नोइंग मीनिंग ऑफ द डिफ़िकल्ट वर्ड, डिफ़िकल्ट वर्ड्स की मीनिंग जान करके हम साइट वर्ड डेवलप कर सकते हैं। साइट वर्ड्स तो डिफ़िकल्ट होते ही नहीं हैं, डिफ़िकल्टी ये जो है ये इसको नेगेटिव बना रही है। बाय सीइंग दैम ऑन साइट, ये ऑप्शन भी आपका सही नहीं है। बाय यूजिंग वर्ड्स इन मीनिंगफुल कॉन्टेक्स्ट, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वही आपका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। व्हाट डज द नेचुरल ऑर्डर इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग सजेस्ट, जो लर्निंग की प्रोसेस है उसका जो नेचुरल ऑर्डर होता है वो हमें क्या सजेस्ट करता है ना। चिल्ड्रन आर स्लो एट लर्निंग टू स्पीक व्हेन नॉट इन स्कूल, बच्चे स्कूल में नहीं हो तो वो लर्निंग के लिए थोड़े से स्लो होते हैं। भाई ये नेगेटिव बना रहा है इस सेंटेंस को, क्योंकि हमें वो देखना है जो बच्चों के लिए पॉजिटिव हो। हम बच्चों को कभी गलत नहीं बताएंगे, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। चिल्ड्रन एक्वायर सम लैंग्वेज स्ट्रक्चर्स अर्लियर देन अदर्स, ये ऑप्शन फिर भी ठीक है। औरों से अधिक बच्चे जो हैं वो लैंग्वेज का जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा जल्दी ही एक्वायर कर लेते हैं, है ना। एक्वायर कर लेते हैं, देखो मैंने बोला सीख नहीं लेते, एक्वायर कर लेते हैं, आत्मसात कर लेते हैं। और अदर्स नहीं भी हो, अगर अर्लियर देन स्कूल भी लिखा हो तब भी ये ठीक है, क्योंकि बच्चा स्कूल आने से पहले भी लैंग्वेज के स्ट्रक्चर को थोड़ा बहुत एक्वायर करके आता है। तो ये ऑप्शन पॉजिटिव भी है, बच्चों को सही भी बता रहा है। चिल्ड्रन आर एबल टू स्पीक फर्स्ट देन लिसन, पहले बच्चे बोलना सीखते हैं फिर वो सुनना सीखते हैं, गलत है। क्योंकि हमने लैंग्वेज लर्निंग का प्रक्रम याद है, LSRW, पहले लिसनिंग, फिर स्पीकिंग, फिर आपका रीडिंग और सबसे बाद में कॉम्प्लेक्स क्या होता है आपका, सबसे कॉम्प्लेक्स राइटिंग। तो ये भी गलत हो गया। ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शंस, क्योंकि इसके कारण हम ऑल ऑप्शंस को टिक नहीं कर सकते, तो ये तो हो ही नहीं सकता। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। व्हाट इज रिकमेंडेड दैट चिल्ड्रन शुड बी टॉट इन मदर टंग, हमें ये सुझाव क्यों दिया जाता है कि बच्चों को हम उनकी मातृभाषा में पढ़ाएं। ऑप्शंस देखते हैं। इट इनेबल्स चिल्ड्रन टू कॉम्प्रीहेंड, ये बच्चों को समझने के लिए तैयार करते हैं ना, बच्चे इसको समझने के लिए तैयार रहते हैं मातृभाषा में। ओके, ऑप्शन सही है। इट क्रिएट्स अ नेचुरल एनवायरनमेंट, ये नेचुरल एनवायरनमेंट भी बनाता है, ये भी कुछ हद तक हमारा आंसर सही है ना, क्योंकि नेचुरल एनवायरनमेंट तैयार करता है। अभी हमें सबसे बेस्ट ढूंढना पड़ेगा, अगर तीनों सही नहीं है तो
इट प्रमोट्स रीजनल लैंग्वेज। देखो किसी भी रीजनल लैंग्वेज को बढ़ावा देने के लिए ऐसा नहीं किया जाता, ये टारगेट नहीं रहता हमारा कि भाई बच्चों को उनकी मातृभाषा में समझाएं। ये ऐसा नहीं कर रहे कि रीजनल लैंग्वेज को बढ़ावा दे दें, हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बच्चे उसको अच्छे से समझ सकें और उससे दूर ना भागें। ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शंस नहीं, ये सी के कारण ऑल ऑफ द नहीं हो सकता। तो अब क्योंकि सब नहीं है तो फिर दो में से कोई एक सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो नेचुरल एनवायरनमेंट बनाना ज़रूरी है, बट उससे भी ज़्यादा ज़रूरी ये है कि हम बच्चों को मातृभाषा में इसलिए पढ़ाएं ताकि वो चीज़ों को समझ सकें। ऐसा ना हो कि आपने कुछ पढ़ा दिया और उनको कुछ समझ ही नहीं आया, है ना। ये ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ही हैज़ अ गुड जॉब एंड डैश ही नेवर सीम्स टू हैव मनी। उसके पास एक अच्छी जॉब है, अच्छी नौकरी है, एंड ऑप्शन रख के देखते हैं। अगर सो रखते हैं, सो ही नेवर सीम्स टू, इसीलिए उसके पास कभी कोई पैसा नहीं होता। अरे अच्छी नौकरी है इसलिए उसके पास कोई पैसा नहीं होता, ये ऑप्शन आप खुद समझ सकते हो बिल्कुल भी सही नहीं है। ही हैज़ अ गुड जॉब एंड फ्रॉम ही नेवर सीम्स टू हैव एनी मनी। उसके पास एक अच्छी नौकरी है जिससे उसके पास कोई पैसा नहीं होता है, ये भी गलत है। थर्ड, ही हैज़ अ गुड जॉब एंड येट ही नेवर सीम्स टू हैव एनी मनी। उसके पास एक अच्छी जॉब है फिर भी अभी तक उसके पास कोई पैसा नहीं है। हाँ, ये ऑप्शन आपका ठीक है, ये हम यूज़ करते हैं जब किसी के पास अच्छी जॉब हो लेकिन वो हमेशा पैसे के लिए ही रोता रहता हो। तो हम क्या कहते हैं, ही हैज़ अ गुड जॉब एंड येट ही नेवर सीम्स टू हैव एनी मनी, फिर भी उसके पास कोई पैसा नहीं रहता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका बिल्कुल सही आंसर है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। डिड यू रीड दिस आर्टिकल डैश फोर्ब्स मैगजीन एंड डैश द सोशल नेटवर्किंग साइट। किसी आर्टिकल के बारे में चर्चा हो रही है यहाँ पे, है ना, किसी लेख के बारे में पूछ रहा है कि डिड यू रीड दिस आर्टिकल, क्या आपने ये आर्टिकल पढ़ा है फोर्ब्स की मैगजीन में। ये मैगजीन जो है वो एक तरीके से आप बुक की तरह समझ सकते हो। तो बुक के पहले आप, जैसे मैं क्या बोलूँगा, आई हैव रीड द स्टोरी इन द बुक कि ऑन द बुक, आप बोलेंगे इन द बुक। क्यों हिंदी में क्या बोलूँगा, मैंने यह आर्टिकल किताब में पढ़ा, किताब में पढ़ा। तो मे के लिए तो आपका आता है इन, तो यहाँ पर आपका क्या आएगा, इन फोर्ब्स मैगजीन। फिर एंड द सोशल नेटवर्किंग साइट, फिर अपन जब हम फेसबुक की बात करेंगे तो ये सिर्फ सोशल नेटवर्किंग साइट है, किताब नहीं है। तो आप ये बोलोगे कि मैंने फेसबुक पर देखा, है ना, ये नहीं बोलते कि फेसबुक में देखा, आप बोलते हैं फेसबुक पर देखा था, तो ऑन आ जाएगा। कुल मिलाकर के इन और ऑन, यानी ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपका करेक्ट होगा। आप इस तरीके से जब रख के देखेंगे, हिंदी में उनका मतलब समझ के देखेंगे, तो बिल्कुल आप इजीली क्वेश्चंस को कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, द वेदर वाज सी डैश शी कुडंट गो आउट। मौसम इस तरीके का था, मौसम इस तरह था कि वह बाहर नहीं जा सकी। बात करते हैं, द वेदर वॉज सीरियस, मौसम इतना सीरियस था कि वो बाहर नहीं जा सकी, कुछ मैच नहीं कर रहा। फिर भी हम आगे के ऑप्शंस को पढ़ लेते हैं। द वेदर वॉज स्लो, मौसम इतना स्लो था कि वो बाहर नहीं जा सकी, ये तो बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहा। टेरिबल का मतलब होता है आपका क्या, भयानक। हाँ, इसको फिट करके देखते हैं। द वेदर वॉज टेरिबल शी कुडंट गो आउट, मौसम बहुत ही भयानक था इस कारण वो बाहर नहीं जा सकी। तो ये ऑप्शन आपका जो टेरिबल है वो बिल्कुल फिट बैठ रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है, सी जो है वो आपका राइट आंसर होगा, है ना। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ही एडवांस्ड डैश एंड नोक्ड ऑन द डोर। देखो हम एक बात करते हैं, जब हम क्रिकेट खेलते थे बचपन में और हमारी बॉल जो है वो किसी घर के अंदर चली जाती थी, तब उसको लेने जाने के लिए भाई सब एक दूसरे से कहते भाई तुम चले जाओ, तुम चले जाओ। बच्चे आपस में यही करते थे क्योंकि ज़्यादातर लोगों की हिम्मत नहीं होती थी। फिर उनमें से कोई एक उठता था हीरो बन करके, अरे मैं लेके आता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है ना। तो हम क्या बोलेंगे, जब हम उसका बखान करेंगे तो हम यही तो बोलेंगे कि वो है ना बहुत ही बोल्डली आगे बढ़ा और कुंडी खटखटा दी, ऐसी तो बोलते हैं। या वो खुद भी बताएगा तो बोले यार कोई नहीं जा रहा था, फिर मैं बड़ा बोल्ड तरीके से बोल्डली आगे बढ़ा और मैंने गेट खटखटा दिया, है ना। ऐसे ही बखान करते हैं। तो यहाँ पर ही एडवांस्ड बोल्डली, एक बोल्ड मूव लिया उसने, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। तो आपका जो सी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। यहाँ पर क्या आ जाएगा, बोल्डली। डैश अनीता डैश ऋतु लाइक्स बैडमिंटन, दे लाइक क्रिकेट। बोथ अनीता एंड ऋतु लाइक्स बैडमिंटन, बैडमिंटन नहीं, कुछ मैच नहीं कर रहा।
नॉट ओनली अनीता बट ऑल्सो रितु लाइक्स बैडमिंटन, दे लाइक क्रिकेट, ये भी मैच नहीं कर रहा। फिर नाइदर, यार देखो नाइदर के साथ नॉर आता है, नॉट नहीं आता, तो यहाँ आ जाए अपना नाइदर और यहाँ आ जाए नॉर। तो नाइदर अनीता नॉर रितु लाइक्स बैडमिंटन, ना तो अनीता और ना रितु किसी को बैडमिंटन पसंद नहीं है। दे लाइक क्रिकेट, उनको क्रिकेट पसंद है। ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका फिर से सही जवाब है, नाइदर नॉर, ये चीज़ ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लिसनिंग इन एनी लैंग्वेज रिक्वायर्स डैश ऑफ द लर्नर। देखो किसी भी भाषा को सुनने के लिए किस चीज़ की आवश्यकता होती है? एक्टिव इंगेजमेंट, बिल्कुल सही। आप जो है एक्टिव तरीके से अगर बच्चा उसमें इन्वॉल्व है तो ही वो उसको सही तरीके से एक्वायर कर सकता है या सीख सकता है। पैसिव इंगेजमेंट, भाई पैसिव की ज़रूरत नहीं होती, मूक बना करके नहीं बिठाना बच्चों को। प्रोनाउंसिंग इंगेजमेंट और नन ऑफ द गिवन, भाई नन ऑफ द गिवन ऑप्शन नहीं, क्योंकि एक्टिव इंगेजमेंट जहाँ आ गया है ना, बच्चे एक्टिवली उसमें इंगेज रहेंगे तो ही वो सीखेंगे, उनका एक्टिव रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगले क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन अफेक्ट द टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप। एक शिक्षक और छात्र के रिलेशनशिप को क्या चीज़ें अफेक्ट कर सकती हैं, या कौन सी चीज़ें जो है वो मायने रखती हैं? सोशल इंटरेस्ट, बहुत सही। एक छात्र का और एक शिक्षक का अगर सोशल इंटरेस्ट एक तरीके का डेवलप हो जाता है तो वो जो टीचर स्टूडेंट का रिलेशनशिप है बहुत अच्छी तरीके से आगे बढ़ेगा, दोनों एक दूसरे को कोऑपरेट करेंगे। ओके, कल्चर, बिल्कुल कल्चर का भी फ़र्क पड़ता है। अगर टीचर और स्टूडेंट्स दोनों के कल्चर सेम है तो बहुत जल्दी घुल मिल जाते हैं, और अगर दोनों के कल्चर में बहुत बड़ा फ़र्क है तो थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आती हैं। और वो हालांकि ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल साथ मिलकर के ढंग से काम नहीं कर सकते, लेकिन जब कल्चर का डिफरेंस होता है तो कहीं ना कहीं समायोजन में थोड़ी बहुत समस्याएं आती हैं। तो ये ऑप्शन भी आपका सही है। फिर तीसरा आता है गोल। अब टीचर का गोल अलग है, टीचर चाह रहा है कि वो किसी बच्चे को डॉक्टर बनाएगा, और बच्चे का गोल अलग है, वो देख रहा है कि नहीं मैं तो जो है इंजीनियर बनूंगा। तो ये जो गोल का डिफरेंस आता है, या दोनों के अगर गोल सेम है तो बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ेंगे, है ना। तो गोल्स भी जो हैं वो भी अफेक्ट करते हैं टीचर स्टूडेंट के रिलेशनशिप्स को। तो जितने भी ऑप्शन है ये सभी सही हैं, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन सही होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द बिलो स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। नीचे दिए गए सेंटेंस में से कौन सा एक स्टेटमेंट ऐसा है जो आपका सही नहीं है? पढ़ लेते हैं। ग्रामर हेल्प इन इनहेंसिंग लैंग्वेज एक्यूरेसी। लैंग्वेज एक्यूरेसी के लिए ग्रामर जो है वो मदद करती है, बिल्कुल सही है, कोई इसमें डाउट नहीं है। राइट यूजेस ऑफ ग्रामर अर्न रिस्पेक्ट फ्रॉम लिसनर्स। ठीक है, जब कोई सही तरीके की ग्रामर यूज़ करता हो तो उसको सम्मान मिलता है, रिस्पेक्ट मिलती है लिसनर से, सुनने वालों से, है ना। ये बहुत अच्छी चीज़ है, ये बिल्कुल सही बात है। अगर आप ग्रामेटिकली सेंटेंस सही बोल रहे हैं तो सुनने वाले को ज़रूर अच्छा लगेगा, है ना। और थर्ड ऑप्शन है ग्रामर स्किल्स आर इम्पॉर्टेंट टू बिकम एन इफेक्टिव लीडर। अगर आपको इफेक्टिव लीडर बनना है तो आपको ग्रामेटिकल जो स्किल्स हैं वो आपके लिए आवश्यक हो जाती हैं, बहुत सही है। अब भाषा चाहे हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, अगर आपको व्याकरण अच्छे से उसकी समझ है। देखो एक बात करते हैं कि कोई लीडर है, दो लीडर्स बना दिए हमने क्लास में या स्कूल में। अब एक जो है वो बहुत सही तरीके से आपका ग्रामर यूज़ करता है, अगर हिंदी की बात करें तो व्याकरण बहुत अच्छे से यूज़ करता है, तो उसको सुनना सभी लोग पसंद करेंगे। दूसरा वो है जो ग्रामर सही तरीके से यूज़ नहीं कर पाता है, तो उसको थोड़ा सा कम लोग जो हैं वो उसकी तरफ मुड़ेंगे। तो अगर आपको इफेक्टिव लीडर बनना है तो ग्रामर स्किल्स जो हैं वो बहुत ज़रूरी होती हैं, इंपॉर्टेंट होती हैं। तो ये भी ऑप्शन आपका सही है। हमें वो ढूंढना है जो करेक्ट नहीं है। अब बाय लर्निंग ग्रामर अ लर्नर कैन मास्टर लैंग्वेज। अरे सिर्फ ग्रामर को सीखने भर से वो मास्टर नहीं बन जाएगा, है ना, मास्टरी नहीं कर सकता। उसको प्रेजेंट करने का तरीका आना चाहिए, है ना, लैंग्वेज की समझ भी होनी चाहिए, कॉन्टेक्स्ट किस कॉन्टेक्स्ट में हमें यूज़ करना है वर्ड्स को वो भी समझ होना चाहिए। तो सिर्फ ग्रामर सीखने से कोई मास्टर नहीं बन सकता, इसीलिए ये ऑप्शन करेक्ट नहीं है। और क्योंकि ये करेक्ट नहीं है तो ये ऑप्शन डी ही हमारा सही उत्तर होगा। टू फाइंड आउट द आंसर्स फ्रॉम द गिवन टेक्स्ट इज एन एग्जाम्पल ऑफ। टेक्स्ट दे दिया आपको, मान लो इसमें आपको बहुत सारे वर्ड्स लिखे हुए हैं, कोई स्टोरी टाइप से छोटी सी है, उसमें से आपको बोला कि कुछ क्वेश्चन दे दिए
सपोज ए बी, ये 2 क्वेश्चन दिए, बोले इनके आंसर्स आप इसमें से निकालो। समझो, लिटरल कॉम्प्रीहेंशन, इसका मतलब होता है आपका शाब्दिक समझ। देखो, अगर आपको शब्दों की समझ है, परख है, तो आप क्वेश्चन के आंसर्स इनमें से ढूंढ लोगे। और ये किसका एग्जाम्पल रहेगा? ये रहेगा आपका लिटरल कॉम्प्रीहेंशन का एग्जाम्पल, यानी शाब्दिक समझ। ओके, चलें अगले क्वेश्चन पे। देखो, क्वेश्चंस के थ्रू ना हम बहुत सारी चीज़ें नई सीखते हैं और जो एग्जाम्स में आती भी हैं, इसीलिए क्वेश्चन की प्रैक्टिस अति आवश्यक है। और प्रीवियस ईयर एग्जाम्स करते हैं तो अच्छे क्वेश्चन हमें मिलते हैं। स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7th आर आस्क्ड बाय देयर इंग्लिश टीचर टू राइट अ नोट on the character of Jody after reading the story This is Jody's phone। एक स्टोरी थी जिसका टाइटल था This is Jody's phone। उसको पढ़ने के बाद स्टूडेंट्स को बोला टीचर ने कि आप जो है एक नोट बनाओ। किस चीज़ पर? जोडी नाम का जो पर्सन है या जोडी नाम का जो भी पात्र है उसका कैरेक्टर ढूंढवा और उसके कैरेक्टर पर एक शॉर्ट नोट बना दो। तो वो स्टोरी पढ़ेगा और उस स्टोरी में एक्चुअली वो कर क्या रहा है। देखो, मैं आपको इन चारों का मतलब समझा देता हूँ। देखो, मैं फिर कह रहा हूँ कि क्वेश्चंस की प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है और क्वेश्चंस के थ्रू हम बहुत सारी चीज़ें समझ सकते हैं, जो भी पेडागोजिकल ग्रामेटिकल चीज़ें होती हैं, और बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। तो इन चारों का हम मतलब समझ लेते हैं। भाई, स्कैनिंग क्या होती है? स्कैनिंग का मतलब आप समझो, जब हम किसी चीज़ को ढूंढ रहे हो, कोई पैसेज है या कोई स्टोरी है या कोई भी, मान लो कुछ लिखा हुआ है, पैसेज है, तो उसमें हम किसी चीज़ को ढूंढ रहे हैं तो वो स्कैनिंग कहलाती है। स्किमिंग की बात करें, स्किमिंग और एक्सटेंसिव रीडिंग, ये दोनों ही सरसरी तौर पर पढ़ी जाती हैं। सरसरी तौर पर यानी जल्दी जल्दी किसी चीज़ को पढ़ लेना, उसी को कहते हैं। ये दोनों ही, स्किमिंग और एक्सटेंसिव रीडिंग, दोनों में यही होता है कि आप जल्दी जल्दी टेक्स्ट को पढ़ करके देख लेते हैं। मतलब सरसरी तौर पे आपको सिर्फ पढ़ना, ऊपर ऊपर से पढ़ना जिसको हम बोलते हैं। लाउड रीडिंग आप समझते हैं, तेजी से पढ़ना। तो अब जब ये जोडी का कैरेक्टर ढूंढ रहा है इस पैसेज में, यानी ये किसी पर्टिकुलर, अब जोडी के बारे में जो चीज़ें हैं वो ढूंढ रहा है ना टेक्स्ट के अंदर, तो ये क्या कर रहा है? ये स्कैनिंग कर रहा है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका सही उत्तर है। जब आप ढूंढो किसी चीज़ को तो आप बिल्कुल उसको आँख बंद करके बोल देना ये स्कैनिंग है। तो आज हमने क्वेश्चंस देखे, पेडागोजिकल और ग्रामेटिकल। तो ये 2 पेपर हमारे कंप्लीट हो चुके हैं और क्वेश्चंस के थ्रू आप सब कुछ सीख जाएंगे। तो अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपके लिए बढ़िया कलरफुल पीपीटीज़ मैंने बनाने की कोशिश की थी, प्रेजेंटेशन बनाने की कोशिश की थी। अगर आपको ये पसंद आई है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।